बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम साहब। आपके इस सारगर्भित उद्बोधन से मुझे उम्मीद है कि हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और साथ में ये जानने का मौका मिला होगा कि भारत सरकार बिहार को लेकर कितनी सजग है और कितनी बड़े लेवल पर नीति आयोग के प्रयासों से, भारत सरकार के प्रयासों से विकसित बिहार बनने में बिहार को कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा श्री अमोघ देव राय जी को कि वो आएँ और हमारे बीच राज्यसभा के उपसभापति महोदय श्री हरवंश नारायण सिंह जी आ चुके हैं, उनका स्वागत करें, उनको पुष्प देकर और शॉल देकर। हरिवंश जी को सुनना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत ही दानिशमंद, इनकी जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण है। मैंने कई बार इनको सुना है। बिहार के माटी के लाल हैं, इस पे हम सबको बहुत फक्र होना चाहिए कि हमारे बीच वो लोग हैं जो यहाँ से निकल के पूरी दुनिया में जिनकी आवाज़ गूंजती है। हम चाहेंगे कि इनका स्वागत आप लोग जोरदार तालियों से करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का, उपसभापति राज्यसभा, वो आएँ और हम सबको अपने उद्बोधन से हमारे नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं इस आयोजन के लिए सबसे पहले जितने भी आयोजक हैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। इस आयोजन में उपस्थित रहने के लिए मुझे मेरे बड़े ही प्रिय और आत्मीय और राज्यसभा में बड़े वरिष्ठ हमारे अग्रज रहे आदरणीय विनय जी का आदेश था। मैं उनसे आग्रह किया कि मैं आप बताएं कब से सत्र होगा, तो उन्होंने 3:45 बताया था। उस वक्त से मैंने प्लान किया। कल ही बहुत दिनों बाद मैं बाहर से लौटा था, मैं आपके बीच हूं। मैं सारे आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ मंच पर माननीय उद्योग मंत्री हमारे नीतीश मिश्रा जी मौजूद हैं और बहुत सुंदर तरीके से मैं सुन रहा था जब मैं आया। नीति आयोग के हमारे CEO श्री VR सुब्रमण्यम साहब को बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने तथ्यपूर्ण चीज़ें बताईं। डॉक्टर अमित सुमन जी और सभागार में उपस्थित सभी हमारे पटना और बिहार के हमारे आत्मीय जन मीडिया के भाइयों, दरअसल जब भी हम पूर्वी राज्यों पर बात करते हैं और देश के विकास के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो किस तरह पूर्वी राज्यों का विकास जरूरी है देश के विकास के लिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन मुझे याद आता है। 2014-15 में पहली बार उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पीछे जो राज्य रह गए हैं उनको आगे लाना इस खासतौर से इस इलाके के राज्यों का हमारी पहली प्राथमिकता है। यानी राजनीति के ऊपर देश को आर्थिक ताकत बनाने का सपना किसी प्रधानमंत्री ने देश में पहले देखा, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दुनिया के आधुनिक इतिहास में जिस व्यक्ति ने चीन को 30-40 वर्षों में महाशक्ति बनाया वो देंग सियाओपिंग थे। मेरी सीमित नजर है, अर्थशास्त्री की नजर सुब्रमण्यम साहब के, वो बताएंगे। पर दूसरा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में इसके लिए याद किया जाएगा भारत को इकोनॉमिक ताकत बनाने की ओर ले जाने के लिए, वो नरेंद्र मोदी होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ये? चीन ने 48-49 में सपना देखा 100 वर्ष के आगे का, भारत ने 14 में 47 तक हम विकसित हो गए ये सपना देखा। ये हम याद रखें। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अभी 25 नवंबर को मन की बात में कहा, फिर पिछले साल इसी महीने में उन्होंने कहा हमारे लिए पूर्व केवल एक दिशा नहीं है बल्कि एक दृष्टि है। पूर्वी भारत विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के विकास के पथ के केंद्र हैं। तो हम यह सिर्फ कहना चाहते हैं कि किस तरह से, मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, पत्रकार बना तब से 80 से, आप कल्पना नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट में जो परिवर्तन हुए। तो एक व्यक्ति जो सचमुच भारत को बदलना चाहता है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। पर बिहार जो कहां पहुंच गया था, मैं अतीत की चर्चा बहुत संक्षेप में इसलिए करूंगा कि हमेशा स्मरण रखें, अतीत के बारे में इतिहासकार कहते हैं याद रखें ताकि भविष्य के लिए आपको ऊर्जा मिले। हम कहां खड़े थे? हमारे यहां अब तक के श्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर्स में से जो हुए, जिन लोगों ने किया, कर्पूरी जी को मौका होता तो करते चीजों को, पर नहीं मिला। कहां बिहार था और कहां से निकालकर नीतीश जी ने सपना देखने योग्य एनडीए की अगुवाई में बिहार को बनाया, वो हमें याद रखना चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगा कि 2005 तक कैसे
बिहार देश के सबसे बॉटम में चला गया था। इकोनॉमिक इंडेक्स में सबसे देश पर बोझ मान लिया गया था। ये हमारे एकेडमिशियंस कहते थे, इकोनॉमिस्ट कहते थे, और दुनिया के बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं के जानकार विश्लेषक क्या कहते थे, बहुत संक्षेप में मैं याद दिलाऊंगा। पर 52 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई। सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे यहां के चिंतक, उनकी किताब पढ़ी उस वक्त, बिहार कैसे इंटरनल कॉलोनी बनी। और 17 में हमारे बिहार और झारखंड के साझा इतिहास से साझा विजन पर प्रणब मुखर्जी जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई समानीकरण की नीति ने भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास को बाधित करने में कैसे भूमिका निभाई। ये सब एक्नॉलेज्ड फैक्ट्स हैं। उस वक्त पंजाब में, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, बिहार हमेशा देश के बारे में सोचता है, इसके भी मैं तथ्यगत आपको आधार बताऊंगा। पर भाखड़ा नांगल बांध में या प्रति व्यक्ति एग्रीकल्चर में पंजाब और हरियाणा में क्या इन्वेस्टमेंट था, और जो राज्य सबसे बेहतर सिंचाई के लिए था, नदियों ने जिसको अद्भुत सौगात दी थी, उस पर क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, कभी फिगर निकाल करके जरूर सुब्रमण्यम साहब मदद करेंगे, आप चीजों को समझ सकते हैं। तो बिहार को नीतीश जी ने कहां से कहां पहुंचाया। 47-48 से लेकर 90 तक 35 वर्षों में कांग्रेस की लिगेसी थी, बीमारू राज्य बनाया। बीमारू राज्य की अवधारणा एक आई, आप याद रखिए, जिसमें भी पहला बिहार का नाम था। प्रोफेसर आशीष बोस जो डेमोग्राफर थे, उनकी किताब है इस पे। अब ये तो एक सत्ता में रहने वाली लंबी दशकों तक केंद्र और यहां पर उस पार्टी की देन थी। 90 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, लगा कि सामाजिक न्याय के लिए उर्वर भूमि बिहार में कुछ बड़ा होगा। पर कहां हम पहुंच गए। आप उस वक्त के टाइम, न्यूज़वीक, गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, उनका हेडिंग्स में सिर्फ कोट कर रहा हूं। इज डेमोक्रेसी फ्लॉप, ये बिहार के बारे में था। 118 से अधिक नरसंहार, 1200 से अधिक लोग मारे गए, सबसे अधिक दलित मारे गए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। मैं यहां अपने गांव जाने के लिए छपरा जाता था, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर, 5 घंटे 7 घंटे हर पग पर सड़कें खोदी हुई। और पटना में जब रहता था तो स्टेशन पर उतरने के बाद कहा जाता था कि घर ना जाए, रुक जाए स्टेशन पे। जो सुशासन चाहिए वो कैसे नीतीश जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को धरातल पर उतरा। जातीय न्याय, लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय, तीनों तरह की बड़ी चीजें हुई। उसका फल क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको क्या लोगों ने बाकी कहा। 2013 में इकोनॉमिक्स फ्रीडम ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट आई, जिसमें इसको तैयार करने वाले में प्रोफेसर विवेक देवराय, जाने माने इकोनॉमिस्ट, लवलीस भंडारी और डॉक्टर स्वामीनाथन अय्यर, बेस्ट इकोनॉमिस्ट जर्नलिस्ट, ये तीनों लोग थे। उसमें एक चैप्टर है बिहार के लिए, बिहार हाउ द पुअरेस्ट वर्स्ट गवर्नड स्टेट अटेंड डबल डिजिट ग्रोथ एंड बिकेम द रोल मॉडल। अब तक के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री क्यों बिहार में नीतीश जी हैं, मैं वो आपको आधार बता रहा हूं। किस तरह से उन्होंने रहनुमाई की, क्या विजन है उस व्यक्ति का। इसमें स्वामीनाथन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखते हैं, लंबा है पर मैं आपको छोटा हिस्सा उसका बता रहा हूं। ये बिहार हैज अंडरगॉन ए वेरिटेबल रिवोल्यूशन सिंस ए न्यू डायनेमिक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार केम टू पावर इन 2005 एंड वाज री-इलेक्टेड इन 2010 विद द लैंडस्लाइड मेजॉरिटी। ये एनडीए की सरकार जब मजबूत रही, जो कह रहे थे कि मजबूत शासन चाहिए सुब्रमण्यम साहब, बेहतर शासन चाहिए, उसका असर आप देखिए। ये कह रहे हैं कि बिहार में तो बिल्कुल वर्टिकल रिवोल्यूशन हो गया जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी आए, और कह रहे हैं कि लुक एट द डाटा अवेलेबल फॉर द लास्ट 6 years फ्रॉम 2006-7 टू 2011-12 बिहार एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ whopping 10.87%। आप बता रहे थे कि कैसे बिहार का औसत देश के औसत आय से आगे रहा जीडीपी। कह रहे दिस वाज हाईएस्ट अमंग मेजर स्टेट्स, सम मिनी स्टेट्स फेयर्ड इवन बेटर एंड वेल अबव द नेशनल एवरेज ऑफ 82.29%। सो बिहार विच वॉज हिस्टोरिकली ए ड्रैग ऑन द रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बिहार देश पर बोझ मान लिया गया था, वो हैज स्टार्टेड पुलिंग अप द रेस्ट ऑफ इंडिया। वो बिहार देश को आगे खींच रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ये बिहार की उपलब्धि रही। दिस मेरिट्स इंटरनेशनल अटेंशन बिकॉज बिहार है पॉपुलेशन ऑफ 100 मिलियन। ये दुनिया में इस पर निगाह जानी चाहिए क्योंकि बिहार की आबादी 10 करोड़ है, मोर देन दैट ऑफ ऑल एक्सेप्ट ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। दुनिया के बहुत सारे देश थोड़े मोड़े छोड़ दिए तो उनकी आबादी से अधिक उस बिहार ने यह चमत्कार करके दिखाया। अनलाइक सम अदर डेवलपमेंटल सक्सेस, बिहार इज नॉट ए बुटीक सक्सेस, इट्स ए सक्सेस ऑन ग्रैंड स्केल। जो बिहार बोझ देश पर मान लिया गया था, उसके इस आर्थिक ग्रोथ रेट अधिक होने से देश का आर्थिक ग्रोथ रेट अधिक होने लगा। दिस दे हैव एक्सेप्टेड। ये बिहार था।
हालात ऐसे बदले कि 11 में दुनिया की मशहूर पत्रिका टाइम ने लिखा, बिहार, हमें हिंदी उसका तर्जुमा क्या हूं बता रहा हूं, बिहार दशकों तक गरीबी, हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए कहावत बन गया था। लेकिन स्थिति 2005 से पहले तक थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के सुधारों के मॉडल के रूप में बदला, साबित किया कि प्रगति हासिल करने के लिए न्याय का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में बिहार पूरे देश को रास्ता दिखा सकता है। यानी बिहार कैसे रहनुमाई करने लगा। दूसरी एक बड़ी चीज जो लोग गौर नहीं करते, आज देश में किस तरह से नक्सल आंदोलन कहां सिमट रहा है। ये पहले प्रधानमंत्री थे हमारे जिन्होंने, जो सबसे चुनौतीपूर्ण जिले थे देश के, जहां कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता था, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया और सबसे ब्राइट अधिकारी आजकल वहां जाना चाहते हैं। उनकी क्या तकदीर बदली है, इस पर कभी आप अलग से समझिएगा। पर बिहार में नक्सल मूवमेंट का क्या उसकी ताकत थी, क्योंकि मैं 25-30 वर्षों से पत्रकारिता में बड़ी गहराई से देखा, जहां दिन में शाम में जाने में आपको डर होता था, और जिसके बारे में तत्कालीन सरकार ने, चूंकि समय नहीं है लेकिन जरूर पढ़िएगा, ये ओपन पत्रिका में इसी ताजा अंक में है कि किस तरह से केंद्र सरकार तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहती है नक्सलियों के बारे में। उस वक्त के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ी देश की आंतरिक चुनौती है, लेकिन उनको जो उनका नारा था पशुपति से तिरुपति, उसे मजबूत करने में कैसे यही सरकारें काम करती रही, ये भी हमें पता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर यूपीए की केंद्र सरकार के हर अड़ंगा के बाद आप देखें कि एनडीए की सरकार ने आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में कैसे एक दिशा दी। लेकिन 14 के बाद, जैसे मैंने कहा, पूरे देश को किस तरह से हम एक विकसित देश 47 तक बनाए, और उसके लिए अद्भुत काम हुए, वो अलग विवरण का एक वो है, वो बिहार में हुआ। सामाजिक न्याय के साथ विकास, इसमें आप याद रखें कि किस तरह से इसमें बालिका साइकिल वितरण योजना, पूरी दुनिया में इसका अध्ययन हुआ। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए स्कॉलरशिप योजना, स्कूली छात्र छात्राओं के लिए पोषक योजना, पंचायती राज में आधी आबादी को 50% आरक्षण। लड़कियां जब साइकिल से जाती थी स्कूल वगैरह गांव में, आप कल्पना नहीं कर सकते उस दृश्य के, क्योंकि मानस हमारा क्या था। मैं एनसीसी में था एक छात्र के रूप में, मैं जयप्रकाश जी के गांव का रहने वाला हूं। मैं एक छात्र के रूप में बेंगलोर गया, पहली बार वहां देखा कि लड़कियां स्कूटर चला सकती हैं, तो मेरे मानस पर क्या हुआ मैं समझ नहीं सकता। वो चीज बिहार में आते आते नीतीश जी के कार्यकाल तक समय लगा, ये स्थिति थी। फिर महिलाओं और महादलितों के लिए विशेष आरक्षण, हाशिए के समुदाय या पिछड़ी जातियों के लिए आयोग का गठन, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका समूह का गठन, 7 निश्चय के घर घर बिजली, घर घर नल जल, नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, जल जंगल हरियाली, हर जिले में आईआईटी, पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान, स्कूलों और कॉलेजों का भारी संख्या में अपग्रेडेशन, अनेक ऐसे बुनियादी काम हुए। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ से निकले बच्चे इंजीनियरिंग करने, क्योंकि उसका शौक था हमारे बिहार में सबसे अधिक सरकारी नौकरियों का, तो लोग जाया करते थे दक्षिण के राज्यों में। जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारे यहाँ से होता था गरीब राज्य से, वो एक अलग विषय है। सामाजिक कल्याण की भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई, और किस तरह से अभी इंडियन एक्सप्रेस में खबर में देख रहा था, किस रूप में 18 में जो दीदी की रसोई पहल जीविका के तहत शुरू हुई, उसका क्या असर पड़ रहा है। सार्वजनिक शिकायतों का निवारण, बिहार शायद शुरू में या पहला वो था जहां पर जनता दरबार, जहां बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, इसके अलावा इस तरह के अनेक स्टेप उठे। कुछ राज्यों में जहां पंचायती राज को सही मायने में लागू किया गया, पंचायती राज में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, उसके बाद 93 के कानून के तहत ग्राम कचहरियों के और कार्यप्रणाली का प्रावधान, जहां 8053 अदालतें प्रत्येक पंचायत के लिए हुई। अगर ये बेटर क्वालिटी के रूप में काम करने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इसका असर होगा। शिशु मृत्यु दर 1981 में बिहार की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 118 थी, 2021 में 1000 जीवित जन्मों पर 27 है। पिछले एक दशक में ही बिहार ने अपनी शिशु मृत्यु दर को 48 से घटाकर 27 कर दिया। गरीबी उन्मूलन, अभी 2 दिन पहले मैंने आंकड़ा पढ़ा कि 27 करोड़ गरीबी से लोग निकल आए हैं बाहर। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैंने देखी, मैं बाहर था। उसमें सबसे अधिक तो बिहार और उत्तर प्रदेश इन्हीं बीमारू राज्यों के हैं जो कांग्रेस राज्य की देन थी इस भारत के विकास में। डिजिटल हस्तक्षेप का कितना बढ़िया काम बिहार में खास तौर से आपके कोरोना के दौरान हुआ, ये आप देखें। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हुई बिहार को बेहतर करने के लिए। यहाँ बुकलेट भी आपकी रिलीज होगी जिससे आपको पता चलेगा।
मैं 3-4 चीज़ें और कहना चाहूँगा बहुत संक्षेप में। विकसित भारत के बारे में बात है कि 47 तक, तो 60 वर्षों में हमारी 2007 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, और अभी आते आते $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन हो चुके हैं, हम दुनिया में चौथी हो चुके हैं। पर बिना राज्यों के सहयोग के ये नहीं हो सकता। अभी देखा होगा आपने, IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बड़े नोनत अर्थशास्त्री, आप सब साथ ही काम किए होंगे। उनकी किताब है बड़ी महत्वपूर्ण आई, जिसमें इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, कैसे हम विकास करें तो कैसे तेजी से बढ़ सकते हैं। उनका एक हाल में इकोनॉमिक टाइम्स में लेख देखा, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, उद्योग नीति सब राज्यों के हाथ में, और बिना राज्यों की प्रगति के देश प्रगति नहीं कर सकता। मेरी एक साल पहले कार्तिक मुरलीधरन जी से मुलाकात हुई थी। एक्सीलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट, स्टेट लेड रोड मैप फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, किस तरह से हम काम कर सकते हैं जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें खास तौर से स्किल डेवलपमेंट पर जो आप कह रहे थे, उस पर, डिजिटल इंटरवेंशंस पर, AI चुनौती है तो मौका भी है, कैसे हम छलांग लगा करके जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। और अब क्वालिटी मैन पावर होगा तो कैसे उड़ीसा ने प्रगति की है और कर रहा है इसी कम समय में, वो एक हमारे लिए प्रेरक है। और ग्रोथ हम कैसे लो इनकम से मिडिल इनकम में हम पहुंचे, ये हमारी कोशिश हो। आपने बड़े गौर से हमारी बात सुनी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में आने का मौका भी दिया और हमें अपनी बात रखने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री हरवंश नारायण सिंह जी। आपको सुनना हमेशा सुखद रहता है, आज और भी ज़्यादा सुखद इसलिए था कि बहुत नज़दीक से सुना आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात हमेशा करते हैं कि हमें हमेशा, खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसमें 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक जो सोच है उसको दर्शाती है, जो बात करता है इंटरैक्शन, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें जो इंटरैक्शन शब्द है उसको मुझे लगता है कि ये जो सेमिनार है जिसकी नींव, जिसकी सोच आदरणीय विनय सहस्रबुद्धे जी ने रखी थी कि हमें कैसे पब्लिक पार्टनरशिप करनी चाहिए, हमें किस तरीके से लोगों से इंटरैक्ट करना चाहिए, अलग अलग फील्ड के लोगों को बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस सेशन में जो बातचीत हुई, जितनी भी बातें निकल के आई हमारे तीनों ओजस्वी वक्ताओं के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं विकसित बिहार की जो हमारी परिकल्पना है, विकसित भारत की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसको पूरा करने में मुझे लगता है कि बहुत कोई हमें गुरेज नहीं होगा या हमें उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। आप सबका मैं फिर से आभार कहना चाहता हूँ, तीनों वक्ताओं का, आयोजकों का, यहाँ बैठे जितने हमारे कुलपति महोदय हैं उनका, और जितने भी आप सब श्रोतागण थे। आपने बहुत ही संयम का परिचय दिया, सुना, और इससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप तीनों वक्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और अगले सेशन की ओर हम अग्रसर हैं, हमारे वक्ता आ चुके हैं। आज के समापन सत्र में आप सबका स्वागत है। महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का आगमन हुआ है। सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। अब मैं यहां उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करती हूं कि आप कृपया खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
अब मैं आदरणीय डॉक्टर विनय जी से निवेदन करूंगी कि महामहिम का स्वागत उन्हें शॉल और मेमेंटो प्रदान करके करें। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनको सम्मानित करने के लिए मैं पीपीआरसी की टीम सर्वेश, प्रेरणा और अनीशा को आमंत्रित करती हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए आदरणीय विनय जी को आमंत्रित करती हूं। बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हमारे अनुरोध पर यहाँ पर विशेष रूप में उपस्थित भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे मध्य में उपस्थित बिहार के जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मेरे साथी मित्र और एसजीटी यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट श्री मानस राम बहादुर राय जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, मैं कुछ चंद मिनटों में केवल आज जो हुआ है उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सम्मुख रखूंगा, मगर उसके पहले इस कार्यक्रम की थोड़ी सी परिकल्पना पर भी प्रकाश डालूंगा। हम सब जानते हैं कि ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। बहुत सारे लोगों को इसका आभास होगा कि ये वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती का वर्ष है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के शिल्पकार माने जाते हैं, स्वाधीन भारत की, उनकी 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के भी 150 वर्ष पूरे हुए हैं। और हम सबके प्रिय और सुशासन के के साथ जिनका नाम जुड़ा है, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है। तो सुशासन की चर्चा के लिए इससे अधिक अच्छा अवसर शायद नहीं था। और जो प्रदेश सुशासन बाबू ऐसा जिनका वर्णन किया जाता है, ऐसे एक नेता और उनकी बहुत ही सक्षम टीम के माध्यम से यहाँ पर सत्ता का संचालन कर रहा है, उस प्रदेश के विकास की चर्चा पूर्वोदय का अग्रणी बिहार लीडिंग द राइजिंग ईस्ट, इस विषय पर
इस परिचर्चा के आयोजन के लिए हमें लगा कि इससे अधिक बेहतर शायद प्रसंग नहीं है। थोड़ा पीछे आवाज आ रही है, आप कृपया शांत बैठे। हमने ये सोचा कि बिहार की चर्चा बिहार के लोग करेंगे, इसमें तो कोई विशेषता नहीं है, मगर एक हरियाणा की यूनिवर्सिटी, एक दिल्ली का पॉलिसी रिसर्च सेंटर और मुंबई का मुख्य रूप में प्रशिक्षण और शोध संस्थान इकट्ठा आके पाटलिपुत्र में आके बिहार के यात्रा की चर्चा करते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक परिचायक है। और इसलिए आज सुबह से जब हम बैठे तब शुरू में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने उद्घाटन सत्र में बहुत सारगर्भित भाषण देकर एक पृष्ठभूमि बनाई कि बिहार कहां था, कहां से निकला और कहां आ पहुंचा है। उसके बाद के एक सत्र में बिहार में जो नवाचार हुए, बिहार में जो सुशासन के प्रयोग हुए, उन पर प्रकाश डालने के लिए शिक्षाविद प्रोफेसर सुनील कुमार, जिन्होंने मुख्य रूप में कृषि क्षेत्र में जो हुआ है उसके ऊपर प्रकाश डाला, जो इसी चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। श्री आनंद शेखर भी उसमें उपस्थित थे, जो नीति आयोग के एडिशनल मिशन डायरेक्टर है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के संदर्भ में, और बिहार सरकार के एक सम्मानित मंत्री श्री अशोक चौधरी जी भी उसमें उपस्थित थे। इनकी बातें सुनने के बाद हमने डिलीवरिंग डेवलपमेंट के बारे में केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसकी चर्चा की, और उस सत्र में एक निवर्तमान पुलिस अधिकारी जो बिहार से है श्री एस.के. झा उपस्थित थे। साथ ही साथ श्री गुरु प्रसाद पासवान ने भी उस संदर्भ में अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से विषयों को उन्होंने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके पहले वाले सत्र में विकसित बिहार का जो मानचित्र हम सबों के आंखों के सामने है, उसके कुछ पहलुओं को स्पर्श करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्र जी ने अपनी बात रखी। साथ ही साथ हमारे आग्रह पर यहाँ पर विशेष रूप में पधारे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम ने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला, और उस सत्र के समापन के संदर्भ में जो भाषण हुआ, जो हम सबके लिए प्रेरणादायी था, वो राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी का। ये पूरे आयोजन में लंबे समय से हम काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने वेबसाइट पर रजिस्टर किया। 4 संस्थाएं इकट्ठा आती है तो स्वाभाविक है कई लोगों को उत्सुकता रही, और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 6 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, लगभग 25 प्रोफेसर्स और जो छात्र है समाज विज्ञान के लगभग 60-70 की संख्या में, वे सारे आज दिन भर की परिचर्चा में उपस्थित रहे। कई सरकारी अधिकारी भी रहे, कई अन्य नागरिक भी जिनको इन विषयों में रुचि है इसमें उपस्थित रहे। और ये रुचि रहना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार जिस अवस्था से निकला था और आज जहां पर आ पहुंचा है, मैं मानता हूं कि हम सबके लिए, और इसलिए मैंने आज सुबह के मेरे प्रास्ताविक में वर्णन किया, शायद वो सबको रास आया है कि बिहार इज द कैपिटल ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया। तो ये आकांक्षी भारत का ये एक बड़ा मध्यवर्ती केंद्र है, और जैसे कि हम इतिहास में देखेंगे तो उपेक्षा के अंधकार से बाहर निकलकर बिहार की यात्रा हुई है। वैसे देखा जाए तो देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेकर हम सबके प्रेरणा स्रोत जयप्रकाश नारायण तक कई बिहार के नेताओं को कुछ मात्रा में, अगर मैं कहूं तो मैं कुछ अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, कि उनको उपेक्षा ही झेलनी पड़ी। और अवस्था तो ऐसी आई जैसे हम जानते हैं, और ये वर्ष आपातकाल के 50 वर्ष की पूर्ति का भी वर्ष है। लोकतंत्र हत्या का 25वां स्मरण दिवस हम मनाने वाले हैं कुछ ही समय के बाद। ऐसी स्थिति में और बिहार में बैठते हुए जयप्रकाश नारायण जी का स्मरण होना बड़ा स्वाभाविक है। और हम में से कई लोगों को याद होगा, और जो मेरे जैसे कार्यकर्ता उस समय महाविद्यालय में थे और छात्र आंदोलन से जुड़े थे, पूरा इमरजेंसी का कार्यकाल समाप्त हुआ, जनता पार्टी सत्ता में आई, और जनता पार्टी का आना केवल कोई एक दल की जगह दूसरे दल का आना नहीं था, वो एक बड़ी राजनीतिक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था।
और उस तरीके की रेवोल्यूशन में कई लोगों की आशाएं टिकी हुई थी, मगर दुर्भाग्यवश वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। कारण हम सब जानते हैं, चर्चा की जरूरत नहीं है। मगर जब वो विफल प्रयोग एक अवस्था में पहुंचा तो जयप्रकाश नारायण जी ने बड़े दुख भरे भाव से कहा, मेरा बाग उजड़ गया। मैं मानता हूं कि बाबू जयप्रकाश नारायण आज अगर हमारे मध्य में होते तो बिहार की तरक्की को देखते तो कहते थे कि मेरा बाग आज फिर से फुला है, फला है। तो ये यात्रा है बिहार की, और इसलिए हम सबको इस पर स्वाभाविक गर्व भी होना चाहिए कि किस पद्धति से बिहार ने एक नए युग में प्रवेश किया है। बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने हमें संपूर्ण क्रांति के बारे में पाठ पढ़ाए थे। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना बड़ी व्यापक है, इट्स एन एनॉर्मस कंसेप्ट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव संपूर्ण क्रांति what was envisioned by बाबू जयप्रकाश नारायण। बट आई बिलीव जो आज हम बिहार में देख रहे हैं, संपूर्ण क्रांति की पूर्वावश्यकता ये होती है कि एक आत्मविश्वास क्रांति हो। बिहार इज नाउ इन ए कॉन्फिडेंस ईरा, एक आत्मविश्वास का युग आया है जिसमें हम सब ये कर सकते हैं, वी विल एंड वी कैन। इस तरीके के एक भाव से बिहार, मैं मानता हूं कि आज ओतप्रोत है। ऐसी स्थिति में ये चर्चा बहुत सारगर्भित थी, आप सभी के सहभागिता के कारण वो सफल हो पाई। मन में इसी समाधान की भावना को अभिव्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे ये कहना भी बड़ा आवश्यक लगता है कि हमारे राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान साहब का रामभाऊ महारागी प्रबोधिनी के प्रति और ऐसे सारे प्रयासों के प्रति बड़ा स्नेह रहता है, ममत्व रहता है। जब भी हम उनको अनुरोध करते हैं वो बड़ी खुशी से मान लेते हैं। और खान साहब है, हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी है, ये सारे लोग जब ऐसे आयोजन में आते हैं तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ता है, हमें और अधिक प्रोत्साहन मिलता है इन दोनों के प्रति। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री जी भी व्यस्त समय से निकाल कर कुछ अवसर यहाँ पर आए, उनके प्रति ऋण व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपको हार्दिक आभार आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। अब मैं माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को आमंत्रित करती हूं कि वे यहां उपस्थित लोगों को अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराएं। A national seminar on Bihar leads the rising east। अवसर भी बहुत शानदार और सब्जेक्ट भी बहुत शानदार। इस अवसर पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल बिहार आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे जिनको हम थिंक टैंक कहते हैं, जो भी देश में थिंक टैंक चलता है उसके मैं उनको चेयरपर्सन कह सकता हूँ, ऐसे हमारे डॉक्टर विनय सहस्त्र बुद्धे जी। ये सब्जेक्ट भी उन्होंने ही दिया होगा ऐसा लगता है। श्री अमोद राय जी हमारे ट्रस्टी SGT यूनिवर्सिटी, SD संजय साहब जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर राणा सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं CIMP में, कुमोद कुमार चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है CIMP में, और डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुझे अभी माननीय राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि मैं जल्दी में नहीं हूँ। ये इसके वो लोकसभा की बहस में इसके कई अर्थ हैं। ओल्ड मैन आर इन हरी, और किसी ने कहा आई एम नॉट इन हरी। और आप लोकसभा के साथी रहे हैं हमारे। देखिए, मैं इस सब्जेक्ट को टच करने से पहले, चूंकि राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं कुछ सुनना चाहता हूं, तो ये जो
विषय जो चुना, ये जो स्थान चुना विनय सहस्त्र बुद्धे जी ने, ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक प्लानिंग है, उसका पार्ट है। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने एक पॉलिसी दी, लुक ईस्ट, कि आप पूर्व की तरफ देखो। और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज करके कहा कि लुक ईस्ट सफिशिएंट नहीं है, एक्ट ईस्ट सफिशिएंट है। तो हम लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की यात्रा के दौरान यहाँ पे ये नेशनल सेमिनार ऑन बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट के समय बैठे हैं। तो मुझे एक भविष्यवाणी, राज्यपाल महोदय अगर आप मुझे अनुमति देंगे, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा और एक भविष्यवाणी का भी उल्लेख करना चाहूँगा। एक ऐसी ही संस्था मिशिगन में है, यूएस में। तो स्वामी विवेकानंद जी का 1893 का भाषण होने के बाद वो मिशिगन यूनिवर्सिटी गए थे। 1-1.5 साल बाद उनका वहाँ स्टे रहा, फिर लंदन होकर के फिर भारत आए थे। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी में उनका भाषण बहुत शानदार हुआ। तो एक महिला पत्रकार थी, वो आकर के स्वामी जी को पूछती है कि आपने भाषण तो बहुत शानदार दिया, लेकिन आपका भारत आजाद कब होगा? तो ये कठिन प्रश्न था ना उस समय। ये 1895 मान लो आप, मोटा मोटी 1895 में ये कहना कि आपका भारत आजाद कब होगा, तो ये बड़ा कठिन प्रश्न था। तो स्वामी जी ऐसा कहते हैं, कुछ पुस्तकों में आता है कि वो ध्यान में बैठ गए और वो महिला थोड़ी जाने लग गई। उसने देखा बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं तो बड़े लोग थोड़े चुप हो जाते हैं, लेकिन ध्यान के बाद स्वामी जी जब उठे तो उन्होंने कहा वो महिला कहां गई? तो बोला दूर गई, बुलाओ उसको, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब यहां स्वामी जी की 3 भविष्यवाणी है। वो कह रही मैंने तो एक ही पूछी थी कि आपका देश आजाद कब होगा, और आप कह रहे हम 3 बताएंगे। बोला मैं 3 बताऊंगा। तो बोला बताइए क्या, कब देश आजाद होगा? तो स्वामी जी ने कहा कि विद इन 50 ईयर्स मेरे देश में ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि देश आजाद हो जाएगा। अब आप 1895 और 50 जोड़िए, कौन सा साल आता है? 1945। यही आता है ना? क्या हुआ 1945 में? 1945 में इंग्लैंड में जो हमारे पे शासन करते थे, वहां चुनाव हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। तो चुनाव में एक मुद्दा था। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी इतिहास की घटना है कि चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जीत जाता है लेकिन चुनाव हार जाता है। तो उसका जब लोग विश्लेषण करते हैं तो भाई ऐसा क्यों हुआ, तो जो लेबर पार्टी का एटली थे उनका ये मैनिफेस्टो था कि अगर मुझे सत्ता मिली तो मैं भारत को आजाद करूंगा। स्वामी विवेकानंद 1895 में बोल रहे हैं, परिस्थितियां बन रही है, और चर्चिल ने कहा मैं जल्दी आजाद नहीं करूंगा। ये इंग्लैंड में बहस चली और चर्चिल हार गया चुनाव, एटली जीत गया। तो यहां कैबिनेट मिशन आ गया और ये आ गया और ये आ गया, सबको पता है, और हम आजाद हो गए। तो स्वामी विवेकानंद जी की पहली भविष्यवाणी सही हो गई ना? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की कि जर्मनी में रशिया में एक क्रांति होने वाली है। तो उस महिला ने कहा जर्मनी तो समझ में आता है स्वामी जी कि वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हुआ है कि कोई क्रांति हो सकती है। रशिया तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, वहां कोई क्रांति होने वाली नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा फिर सोच करके कि 1816 में कार्ल मार्क्स जन्मा, ठीक 100 साल बाद वहां क्रांति होगी। तो वो उस लड़की नोट कर रही थी कि ठीक 100 साल बाद तो क्या 1916-17 हुआ? कहा 1916-17, और कोई संभावना नहीं थी रशिया में क्रांति होने की। रशिया में क्रांति हुई कि नहीं हुई? उन्होंने आगे और कहा
कि 1917 में जो रशिया में क्रांति होगी उससे जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं वो काफी फैलेंगे, दुनिया के हिस्सों में जाएंगे, लेकिन उसके ठीक 100 साल बाद, बोला ठीक 100 साल बाद, हां 2017 आते आते वो विचार धीमे पड़ जाएंगे। बिहार में भी धीमे पड़ गए ना, या नहीं पड़े? कई जगह तो देश में धीमे पड़े कि नहीं पड़े? पड़ गए ना। तो स्वामी जी की दूसरी भविष्यवाणी सही हुई? नहीं हुई क्या? तो ताली बजा दीजिए भाई जोरदार। अब स्वामी जी की तीसरी भविष्यवाणी, उसने कहा तीसरी क्या है? तो स्वामी जी ने कहा 21वीं सदी भारत की होगी। तो वो महिला बोली, क्या स्वामी जी भूल गए क्या? वी आर टॉकिंग इन 19th सेंचुरी, बैक एंड 1895, बीच में 20वीं सदी है, आपको 21वीं कैसे याद आई? 20वीं में क्या होगा? तो स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा ना आपको 21वीं सदी भारत की होगी। और उसमें भी स्वामी जी आके कहते हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण होगा। अब मुझे यह पूछना है आपसे, आप सब विद्वान लोग बैठे हो, कि स्वामी जी की 2 भविष्यवाणी सही हो गई, तो तीसरी सही नहीं होगी क्या? नहीं होगी? होगी ना। और तीसरी सही होगी, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत के 2 पंख हैं, एक पश्चिमी पंख और एक पूर्वी पंख, और पूर्वी पंख मजबूत होगा तो ही भारत की जो सदी होने वाली है वो भारत की सदी होगी, और होने वाली है करीब करीब। अब इसमें ये सदी तय करने वाले विनय सहस्त्रबुद्धे जी जानते होंगे कौन लोग हैं, राइटर्स क्लब है, इंटेलेक्चुअल क्लब है, पता नहीं कौन है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि सदी हमारी होगी। ये अगर मैं पीछे जाऊं थोड़ा, तो हम 19वीं सदी जिन्होंने तय की, उन्होंने तय की सदी हमेशा अधिकतर कॉन्टिनेंट की होती है, उन्होंने कहा 19वीं सदी यूरोप की, और लीड किया यूके ने। ये हम सब जानते हैं कि 19वीं सदी यूरोप की थी और इंग्लैंड ने लीड किया। 20वीं सदी नॉर्थ अमेरिका की हुई कॉन्टिनेंट के नाते, और लीड किया यूएसए ने। लेकिन 1945 तक वो सदी यूरोप की थी। 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जब अमेरिका ने एटम बम के माध्यम से जापान में एटम बम गिराए, और उसके बाद जब राइटर्स क्लब्स के लोग बैठे तो सदी शिफ्ट हो गई। तो 20वीं सदी 1945 में शिफ्ट हुई अमेरिका। जब कुछ लोग मुझे पूछते हैं, जब इस तरह का मैं लेक्चर देता हूं, तो वो कहते हैं कि अपन तो 2025 में तो चल ही रहे हैं। मैंने कहा 20वीं भी 1945 में हुई थी भाई, अभी टाइम है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, वहां तक आते आते 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। ये सब कह रहे हैं अभी कि ये जो सदी है वो एशिया की होगी और भारत उसका नेतृत्व करेगा। और ये आवाज बिहार से उठ रही है, ये आवाज बिहार से उठ रही है। इसलिए आज के इस सेमिनार के दौरान, मैं कानून मंत्री हूं, इसलिए एक दो चीज आपको मैं कहना चाहूंगा कि कानूनों में भी जिस तरह के जो बेकार के कानून थे वो समाप्त और किसी ने नहीं किए, मोदी जी के कालखंड में हुए। ऐसे 1562 कानून हमने समाप्त कर दी। आपके चंपारण की धरती से भी एक आवाज उठी थी किसी जमाने में कि ये कानून हमारे काम का नहीं, बेकार है, नील खेती वाला। और ऐसे कई कानून थे, कपास की आप खेती नहीं कर सकते, क्यों भाई? हमारे देश में ऐसा अंग्रेज कानून बना गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। ऐसे हमने 1562 कानून समाप्त कर दिए हैं। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग। अब एक बहुत बड़ा चेंज जो हुआ है, वो चेंज हुआ है हमारा न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। थोड़ा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा जानता हूं कि 1757 प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके ठीक 100 साल बाद 1857 भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। वहां एक कानून आया, अंग्रेजों ने कहा कि जिन राजाओं के अगर संतान नहीं होगी तो वो गोद नहीं ले सकते, और उस कानून के विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ, और जिसको हमने कहा ये स्वतंत्रता का हमारा संग्राम है। अंग्रेजों ने उसको मीटू नहीं कहा, लेकिन 1857 भी महत्वपूर्ण था। और उसके करीब करीब ठीक 100 साल बाद
अधिकतर कानून बने। देश 1947 में आज़ाद हो गया। हमारे राज्यपाल महोदय इन चीज़ों को जानते हैं कि अधिकतर कानून जो बने वो 55, 56, 57 वहां बने, लेकिन ये जो कानून थे ये 1857 के बाद तुरंत बन गए थे। 1858 के बाद तुरंत बन गए थे और उन कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया किसी ने भी, क्योंकि अंग्रेजों को भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो लाए भारतीय दंड संहिता। नरेंद्र मोदी जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो लाए भारतीय न्याय संहिता। ये फर्क है। बहुत सी चीजें हैं जिनका जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैंने सब्जेक्ट को, जो विनय सहस्त्र बुद्धे जी ने सब्जेक्ट रखा था, उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लॉ के विषय में भी बहुत से चेंजेस हुए हैं। कभी दोबारा कोई मुझे बुला लेना, संस्थान तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैनेजमेंट का भी मैं विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कभी आप बुला लेना, संस्था में मैं जरूर आऊंगा। और मुझे लेक्चर देने की जो आदत डाली है वो भी विनय सहस्त्र बुद्धे जी ने डाली है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर, आपके द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विजय कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूं कि वे अपने वचनों से यहां उपस्थित लोगों का ज्ञानवर्धन करें। आज बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट पूर्वोत्तर का नेतृत्व बिहार के हाथों में विषय पर बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, कानून और न्याय विभाग के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, हमारे बीच जो इस कार्यक्रम राम भाव महा लगी प्रबोधनी के आदरणीय श्री विनय सहस्त्र बुद्धे जी के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है। बिहार के विकास को लेकर जो चर्चा आज दिन भर चली है, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर और चंद्रगुप्त संस्थान को भी इस आयोजन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की चर्चा से बिहार के विषय में जो नकारात्मक वातावरण को समाप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सोनम साहब भी आज उनका विषय आया था, हमारे बीच राय साहब भी बैठे हैं। हम सभी का इस धरती पर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आज बिहार के बारे में सारे विषय अलग अलग रूप में बताए गए, लेकिन बिहार के सच को जानने के लिए आप जैसे लोगों के माध्यम से पूरे देश में चर्चा का जरूरत भी है। जिस बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है आजादी के पहले, वह बिहार कहां खड़ा था। हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर राजनीतिक विरासत राष्ट्र के क्षितिज पर कहां खड़ा था, इसको जानने की जरूरत है। विगत कालखंडों में जो कमी आई, जो गिरावट आया, उसका कारण क्या रहा, उस विषय पर हम जानना नहीं चाहते। बिहार पहला राज्य बना जहां स्थानीय निकायों में क्रांतिकारी परिवर्तन 33% आरक्षण का बराबर के हिस्सेदार महिलाओं को दी गई। बेटी पढ़े आगे बढ़े सिर्फ नारा नहीं, नीति बनी। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा क्रांति था। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, सड़कों का जाल, रेल कनेक्टिविटी, आईटी हब, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देकर बिहार को निवेश का गढ़ बनाने का प्रयास किया और बिहार के अंदर रोजगार सृजनकर्ता की एक बड़ी फौज खड़ा करने का जो संकल्प है, उसको साकार करने का प्रयास कर रही है। बिहार में अब सड़क से स्कूल तक, खेत से खादी तक हर क्षेत्र में योजनाओं का असर दिख रहा है। जल जीवन हरियाली, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और नल जल योजना जैसे अभियान पर हर परिवार की पहुंच बन रही है, जो बिहार के तस्वीर को
और तकदीर को भी बदल रहा है। यही कारण है कि बिहार आज सिर्फ भारत नहीं, पूर्वी भारत का नेतृत्व दे रहा है। पूर्वी भारत के लोग भी कई हमारी योजनाओं को लेकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी सराहना कर चुके हैं। राज्य और केंद्र की साझेदारी से बिहार में सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाएं रिकॉर्ड समय में पूरी हो रही है। हमें अपनी राजस्व की सीमाओं का ज्ञान है, लेकिन उत्साह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद राज्य को प्राप्त है, जिससे हम अपने सपना को साकार कर रहे हैं। कई मामलों में आज जो बिहार हम देख रहे हैं वह एक कठिन तपस्या का परिणाम है। 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की बनी थी, न व्यवस्था थी न सुविधा थी, हम उस समय राजनीति के युवा के एक नए सपने को संजोग कर संघर्ष कर रही थी। विपक्ष में की भूमिका कितनी कठिन होती है जब सत्ता में बैठे लोग क्रूरता के साथ उसका दमन कर रहे होंगे। और उस समय के लोग को याद होगा जब कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम बदतर थी, संगठित अपराध को सत्ता का प्रश्रय था, ऐसे में व्यवसाय करना असंभव था। पलायन की शुरुआत हो चुकी थी, बस हो रहा था किसी तरह गुजर बसर। जिंदगी जीने के लिए लोग अपने बचाव के लिए किस तरह से डरे सहमे बैठे थे। इस संघर्ष के बाद बिहार काफी आगे निकल चुका है। विकसित भारत के इंडिया 2047 को प्राप्त करने के लिए बिहार को विकसित होना आवश्यक है। बिना बिहार को आगे हम नहीं बढ़ा सकते, यह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। केंद्र सरकार के बजट में भी इसको स्वीकारा गया है। इसी के लिए पूर्वोदय जैसी योजनाएं लाई गई है। हमारा लक्ष्य है पहले विकास के पैमाने पर देश के औसत तक पहुंचना, फिर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना। पूर्वोदय की अवधारणा के केंद्र में बिहार, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बिहार के अंदर कई ऐसे निर्णय हुए हैं, उसका विवरण डिटेल में पूर्व की वक्ताओं ने बता चुके हैं। लेकिन मैं अपने विभाग का, जब मैं लेबर मिनिस्टर श्रम मंत्री बना, तो आज मजदूर को मजबूर लोग कह रहे थे और ये वामपंथियों की भाषा थी। लेकिन अब वह मजदूर मजबूर नहीं, वह श्रमिक है, सृजनकर्ता है, निर्माता है, विश्वकर्मा का संतान है। उसका उत्थान राष्ट्र का कल्याण है। यह भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है और वह भाषा आज उसको गौरवान्वित कर रहा है। आज बिहार के अंदर श्रमिकों के निबंधन का कार्य हमने शुरू किया था अपने विभाग के अंदर, जहां 2.5 लाख श्रमिक उसको 12 लाख तक ले गए थे और कई कोरोना काल में डायरेक्ट उसके अकाउंट में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए मंत्र के माध्यम से एक बड़ा राहत मिला था। श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा की योजना, श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, पुत्र पुत्री के पढ़ाई से लेके सगाई तक की योजना, कौशल विकास, शादी से लेकर के रोजगार तक की व्यवस्था। उसी तरह से फिर विधानसभा के अंदर अध्यक्ष की भूमिका जब मिली तो एक विधायक के रूप में जो हमारे दिल के अंदर महसूस होता था, प्रश्नों का सबसे बड़ा विषय बनता था। बिहार पहला विधानसभा आजादी के बाद बना जहां 100% प्रश्नों का जवाब सदन पटल पर आया। गलत उत्तर पर कार्रवाई भी हो रही थी। विधायिका के सम्मान के लिए और जनता के प्रति जिम्मेवारी के लिए एक बड़ा कदम उठा था। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी को भी हमने सदन में लाया और शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य भी हमें मिला। और देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे राज्य के गवर्नर भी थे और यहीं से
राष्ट्रपति भी बने थे, वो आकर के शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया था, शुभारंभ किया था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के उसका उद्घाटन और समापन किए थे। यह सौभाग्य बिहार को मिला, और प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति आज विधायिका के सम्मान के साथ सदन के अंदर हम अपनी विरासत को, कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया था भगवान राम काल्पनिक हैं, हमारी आस्था पर चोट हुआ था। हमने कहा था भगवान राम काल्पनिक नहीं है, और भी अध्यक्ष के नाते जब लाइब्रेरी के अंदर से हम संविधान के मूल कॉपी के प्रतिलिपि को मंगाया, उसमें देखे कि हर संविधान के पाठ में हमारे सांस्कृतिक विरासत का चित्र लगा है। भाग 3 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र था। मेरे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर हर भाग पर, और मैं एक चीज और बता दें कि हमारी विरासत कितनी धनी था, कितने में समृद्ध थे, कि संविधान के 22 भाग में 3 भाग पहाड़, मरुस्थल और समुद्र है, और 19 भाग में लगभग 9 से 10 भाग बिहार से जुड़ा है। 10वां भाग इसलिए जिसमें भगवान राम, मां जानकी, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से जुड़े थे। फंडामेंटल ड्यूटी में भी भगवान कृष्ण अर्जुन जी का, हनुमान जी तक का चित्र है। तो ये हमारे बिहार के कई ऐसे चित्र, चाणक्य, चंद्रगुप्त से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सभी काल का जिक्र था। फिर उसी तरह से मैं पथ निर्माण मंत्री के नाते लगभग 2 लाख करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा योजना दी गई। आज 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन बड़े बड़े हाईवे जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, आज बिहार का सूरत बदल दिया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज पारसनाथ, बैजनाथ धाम, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, रक्सौल, हल्दिया, माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट की स्वीकृति हम लोगों ने पथ निर्माण मंत्री के रूप में दिया। आज सभी विधायकों की योजनाओं को हम लोग प्राथमिकता में, संभाविता पर पूरे वातावरण बिहार के अंदर बनाए हैं, जो अब दिखाई पड़ने लगा है। आज आपको जानकारी दे कि पुल पुलिया गिरता था, एक गलत इंप्रेशन, निगेटिव जो इमेज बन रहा था, हमने सर्वे करवाया। 10,467 पुल पुलिया का सर्वे हुआ, जिसमें 450 जो कमजोर था उसकी प्राथमिकता तय की गई, और हमने एक नीति निर्धारण किया, अनुरक्षण नीति, सड़क पुल पुलिया का हेल्थ कार्ड किसने बनाया, कब बना, कौन इसके डिजाइनर थे, कौन कब तक ये चलेगा, पूरा डिटेल आज मेरे पास मौजूद है। कोई जिम्मेवारी से बच नहीं सकता, और उसके अंदर के खेल को भी रोकने का हमने प्रयास किया। मैं आपको जानकारी दे दे कि कुछ ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने कॉन्ट्रैक्टर नीति का भी वातावरण बनाने का, जिससे माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको निकलने का संभावना गलत कर करके न बची, यह व्यवस्था को भी हमने बनाया। आज उसी तरह से खनन विभाग माफियाओं का अड्डा कहलाता था। बिहार में सबसे ज्यादा अगर जो भय होता था, नरसंहार का खेल शुरू हुआ था बिहार में, तो वो बालू का माफिया का 1000 राउंड गोली चलती थी, लाशें गिरती थी, उसी खनन विभाग के द्वारा उसको बालू को हटा करके और उस बालू में कर दिया जाता था, लाशें नहीं मिलती थी। आज 1 वर्ष से ज्यादा खनन विभाग के अंदर गोली नहीं चल रही है, लाशें नहीं गिर रही है, माफिया राज बंद है। और 2021-22 में 1600 करोड़ हमें राजस्व प्राप्त होता था।
आज 3567 करोड़ राजस्व हमने प्राप्त किया है। यह परिवर्तन बिहार के अंदर है, यह अंतर आया है। और हमारा जातीय संघर्ष भी उस बालू को लेकर नहीं है। और आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि 25% हमारे बंदोबस्त घाट को सरेंडर कर दिया। जिन माफियाओं ने अपनी ताकत से लूट का वातावरण बनाता था, उसके बाद भी 114% हमने राजस्व प्राप्त किया। आज ओवरलोडिंग पूरे बिहार में बंद है। दूसरे राज्य के लोग हमारे बैठे हैं, अभिभावक। विनय बाबू, वहां पर जो प्रेजेंटेशन की बात थी, दिखाया गया था प्रधानमंत्री जी के बीच में कि आज खनन विभाग में ओवरलोडिंग बिहार में बंद है लगभग, अवैध खनन पर। और इसमें हमने कोई कमाल नहीं किया, मेरा नहीं था। बिहार की जनता का उस योद्धा को हम नमन करते हैं। हमने एक ही अपने युवा मित्रों से कहा था कि पुलिस अपना काम करे, कानून अपना काम करे, बिहार हमें चाहिए। सत्ता से ज्यादा बिहार की जरूरत है। और सत्ता के लिए समझौता नहीं करते हैं, सुशासन के लिए समझौता करते हैं। श्रद्धेय अटल जी की वो वाणी आज भी गूंज रही है कि बिहार की अराजकता को मिटाना है तो सुशासन लाने का प्रयास सबको मिलकर करना है। और आज उसी का परिणाम है कि वो हमारा बिहारी योद्धा, जिसको 10,000 रुपया का इनाम अवैध खनन में पकड़वाने वाले को, बड़ी गाड़ी में और छोटी गाड़ी में 5,000 का हमने लागू किया। आज डिजिटल योद्धा जो प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से बना है, वो रात दिन पहरेदारी करता है। जैसे ही अवैध खनन वाला गाड़ी निकलता है, मोबाइल में उसको खींचता है, नंबर के साथ भेजता है। मेरा टास्क फोर्स उसको गिरफ्तार करता है और उस पर 10 लाख का फाइन करते हैं और 10,000 रुपया उसके अकाउंट में भेजते हैं। अकाउंट में नहीं, यूपीआई से डायरेक्ट, ताकि कोई माफिया उसका क्षति नुकसान न कर सके। आज ये बिहार को गौरवान्वित कर रहा, माफिया राज को खत्म किया। आज 5% ट्रांसपोर्टर प्रभावित होगा। हम डर गए थे कि कहीं ट्रक वाले, प्रधानमंत्री जी भी प्रश्न उठाए थे कि इसका इफेक्ट क्या होगा। हमको भी लगा कि कहीं ट्रक वाले हड़ताल कर दिए, विरोध में चले गए। ट्रक वाले को भी बुला करके हमने कहा कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़ा है, वो भी हमारा बाधित नहीं होगा। 5% का ग्रेस दे दीजिए ताकि ये पुलिसिया राज से हमको मुक्ति मिल जाए। अब 40 टन ले जाता है 5% का, 2 टन उसको ऊपर नीचे है, कोई नहीं पकड़ेगा, फ्री है। आज ट्रक वाला भी राहत में है। यह परिवर्तन हुआ है। और नई खनन नीति लाए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। वो खनन नीति आज मुझे समृद्ध भी बना रहा है, शांति भी दे रहा है। आज उसी तरह से कला संस्कृति विभाग के अंदर हमारे पास सांस्कृतिक विरासत इतनी बड़ी, एक से एक दूसरे स्टेट में हम देखते हैं कि अगर जो एक बड़ा पत्थर है तो उसको इस तरह से सजा देता है कि पर्यटक वहां जाते हैं देखने के लिए। हमारी तो सांस्कृतिक विरासत प्रकृति के द्वारा भी, ईश्वरीय प्रदत्त भी, और आपके सामाजिक वातावरण के माध्यम से भी उसको सजाने के लिए हमने एक नई फिल्म नीति लाया, जिसमें हमने यही आग्रह किया कि 75% बिहारी उसमें भागीदारी करेंगे। अब 75% बिहार के स्थान पर शूटिंग होगा। 4 करोड़ से 5 करोड़ हम उसमें अभी मेरा सफल हो रहा है। आज उसी तरह से कृषि विभाग के अंदर अभी हमें दायित्व मिला नेतृत्व के द्वारा। हमने खरीफ और रबी 2 फसल को जाना था। हमने कहा कि खरीफ और रबी का अर्थ किसान नहीं समझता है। मैं भी किसान के परिवार से आता हूं, शिक्षक पुत्र जरूर हूं, लेकिन किसान के परिवार से खरीफ और रबी का अर्थ कोई बता दो। लगभग 500, 550, 600 लोग बैठे थे। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी वीसी से लेकर कई लोग थे, कोई बता नहीं पा रहे थे। फिर हमने मोबाइल के अंदर कुछ हम देखे थे। हमने कहा कि आज खरीफ का मतलब हमारा होता है शारदीय फसल, और रबी का मतलब मेरा होता है वासंतिक फसल। जो किसान समझे, जिस भाषा को, जिस सरलता को हम उस शब्द का उपयोग क्यों न करें,
और जो अनुदान केंद्र राज्य सरकार दे रही है, मैं उनके डायरेक्ट अकाउंट तक क्यों न पहुंचाएं, बीच में 100 रुपये में 15 रुपये पहुंचने के वातावरण को समाप्त क्यों न करें, वो पद्धति लागू कर दिया। आज किसान भी खुश हैं, नए वातावरण भी बन रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि अब हमारा राज्य बिहार बीमार राज्य नहीं है। आज जो बिहार हम देख रहे हैं, कठिन तपस्या का ये परिणाम है। भले ही कुछ आंकड़ों में या फिर विकास के इंडिकेटर में राज्य देश में आज पीछे है, फिर भी पिछले 2 दशक के प्रयास को देखें तो यह अभूतपूर्व है। 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी, आज उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। और बिहार के लोग मेहनती हैं, बिहार के लोग श्रमिक हैं। यह सृजनकर्ता, निर्माता, विश्वकर्मा का संतान है। और हर तरह से बिहार को बदलने के लिए, बिहारी को गौरवान्वित करने के लिए, बिहारी शब्द को जिन लोगों ने गाली बनाया उससे मुक्ति दिलाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और आप सबका स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलेगा तो बिहार निश्चित तौर पर बदलेगा। और बिहार का उदय, पूर्वोदय का उदय निश्चित तौर पर बनेगा। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। की सांस्कृतिक विरासत और बिहार की प्रगति की दिशा में किए गए व्यापक नीतिगत प्रयासों पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं सादर निवेदन करती हूं महामहिम राज्यपाल जी श्री आरिफ मोहम्मद खान से कि वे यहां उपस्थित अतिथि गणों का अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। हमारे बहुत प्रिय मित्र माननीय केंद्रीय मंत्री विधि कानून श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, राम भाऊ महालगी प्रबोधनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धि जी, SGT विश्वविद्यालय हरियाणा के ट्रस्टी श्री अमोघ राय जी, हमारे यहाँ वाइस चांसलर्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब भी हैं, मेरी आज पहली बार मुलाकात हुई, और भी बहुत विशिष्ट अतिथि यहाँ हैं। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के सभी, इस परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, देवी और सज्जनों, विनय जी की मेहरबानी है, उनका आदेश है मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा, अगर अनुपयुक्त शब्द अगर सही है यहाँ बोलने के लिए, इसलिए कि मुझे आर्थिक मामलों की बहुत जानकारी नहीं है, ये मुझे स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, कोई और जगह होती तो उनके बीच में तो मैं कोशिश भी कर सकता था, लेकिन जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो वहाँ पर बोलना खतरे को मोल लेना है। लेकिन मैं, आपका हुक्म है तो मैं औपचारिकता पूरी करूँगा। बिहार बहुत कठिन दौर से गुजरा, ये सच। बिहार की बड़ी नकारात्मक तस्वीर बिहार के बाहर बनी, ये भी सच। और वो तस्वीर आज, अभी माननीय विजय जी ने केवल उसका वर्णन नहीं किया है जो परिवर्तन आया। मैं खुद जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं किसी और बिहार को देखने की अपेक्षा मेरे दिमाग में थी, और मैं बहुत ही सुखद आश्चर्य मुझे हुआ जब यहाँ आने के अगले दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव, उनकी माता की बरसी थी, मैं सुबह को गया तो मुझे याद आया कि कोई 14 साल या 15 साल पहले
दरभंगा से मधुबनी कितनी दूर है विजय जी? हैं 50-60 किलोमीटर। अगर मुझे सही याद है तो 2 घंटे से ज्यादा लगे थे। सड़क कम थी, गड्ढे ज्यादा थे। और अब मैं जब पहुंचा, पहली यात्रा थी, तो मेरे ख्याल से 45 मिनट कुल लगे कि मैं नालंदा जिले में पहुंच गया। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने पहले ही कहा कि अगर हमारा नाम बीमारू राज्यों में था तो वो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परिस्थितियां ऐसी थी। और उन परिस्थितियों में आर्थिक पिछड़ेपन से भी ज्यादा जो बात मुझे अखरती है वो थी नैतिक मूल्यों का पतन। जहां यूनिवर्सिटीज में रोक दिया गया इन्विजिलेटर को कि नकल करते हुए किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, ये यहीं के सब ने बताया है मुझे। तो हम किस तरह का भविष्य का निर्माण करना चाहते थे, किस तरह की अपनी आने वाली नस्ल को किस तरह का बना के पेश करना चाहते थे। और मैं अगर ये कहूं कि वो प्रभाव अभी तक कहीं ना कहीं हमें तकलीफ दे रहे हैं तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। बड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन वो जोखिम भरा काम हुआ है। इस स्थिति में बड़ा परिवर्तन है। कोविड के बाद सब लोग जानते ही हैं कि बहुत सी अपनी समस्याएं स्वास्थ्य से मुतालिक जिनसे हम परिचित नहीं थे, कोविड के बाद वो एग्रावेट हो गई। मुझे भी हुआ। तो मैं बिहार आने से पहले जल्दी मुझे दांतों में प्रॉब्लम हुई, तो मैं जल्दी मैंने उनसे कहा कि परसों मुझे जाना है, आप कल इसको। अब ये मेरे दिमाग में जो पुरानी तस्वीर थी वो थी, लेकिन मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको। आप विश्वास कीजिए लॉ मिनिस्टर साहब कि केरला जो स्वास्थ्य के मानकों में पूरे देश में सबसे आगे, और जिसका कंपैरिजन पिछले 40 साल से कम भारत के किसी राज्य से नहीं, केवल वेस्टर्न यूरोप से होता है। और मैटरनिटी और चाइल्ड केयर में पिछले 5 साल से उसकी तुलना केवल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से होती है। मैं जब यहाँ डेंटल अपने गया उनकी मदद के लिए, तो मैं देखकर हैरत में रह गया कि केरला से बेहतर सुविधाएं और केरला से बेहतर इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, सिर्फ दांतों में नहीं, लगभग हर डिपार्टमेंट में। तो बिहार, मुझे लगता है कि इस नकारात्मक छवि को दूर करने के लिए हमें भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा, अपनी उपलब्धियों को केवल गिनाना नहीं, बल्कि ये भी अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि आखिर कोई वजह तो थी कि आज जो ये राज्य है, यहीं के रहने वाले लोग, पाटलिपुत्र पूरे देश की राजधानी था। पूरे देश की हर क्षेत्र में, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में इस भूभाग का बड़ा भारी योगदान है भारत की संस्कृति को बनाने में, भारत में विश्वास पैदा करने में, आत्मसम्मान पैदा करने में। और आज भी जो काम हुए हैं यहाँ, जैसे मैं औरों का नहीं जानता,
लेकिन मुझे जब मैं कोई भी साइकिल देखता हूं तो मुझे साइकिल देख के लगता है कि ये प्रतीक है कि किस तरह महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो क्रांति आई है बिहार, उसका प्रतीक साइकिल बन गई। और हम जानते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, जन सामान्यषु स्त्रीषु पिरसारा धीरते कश्चिदो पाया नास्ति। एक आम आदमी और महिला, इनको शिक्षित किए बगैर किसी प्रकार की प्रगति संभव नहीं है किसी भी समाज के लिए। और जैसा अभी विजय जी ने कहा, जो आरक्षण यहां दिया गया महिलाओं को, तबीयत खुश हो जाती है देख कर। और मुझे लगता है कि हमारी पुलिस, मैं अपना दोष बता रहा हूं, हमारी पुलिस ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उन्होंने उसको बनाया। आप लंदन का जो लोग गए हों देखे होंगे कि पुलिस का कितना मित्रता मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है। आप कानून भी तोड़िए तो वो आपको कहेगा कि मैं 5 पाउंड आपके ऊपर जुर्माना लगा रहा हूं। बहस करिए तो कहेगा 10 देने होंगे, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर सकता कि आपसे बदतमीजी करे, आपको सर कहकर ही पुकारेगा। मैंने एक बार जब माननीय ज्ञानी जी केंद्रीय गृह मंत्री थे, मैंने उन्हें ये बात बताई थी, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग अपने लोगों से डील करने के लिए जो पुलिस उन्होंने बनाई, उसकी ट्रेनिंग अलग थी। 1857 के बाद भारत में जो ट्रेनिंग उन्होंने दी, वो पुलिस कांस्टेबल को भी ऑफिसर कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज में इंस्पेक्टर का काम है डराना धमकाना, लोगों के दिल में खौफ पैदा करना। तो वो बिल्कुल एक सोची समझी उनकी नीति थी, टू टेरराइज द नेटिव्स इनटू सबमिशन। और मैं मानता हूं कि उस छवि को बदलने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि अपनी पुलिस फोर्स में महिलाओं को बड़ी तादाद में ले आइए। उसका एक ह्यूमन फेस बन जाएगा। महिला के अंदर नैसर्गिक तौर पर करुणा का भाव होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, अपने बोलते भी थे और लिखा भी है, कहते थे कि अगर हमें सभ्य जीवन जीना है तो हमें अपने अंदर करुणा का भाव पैदा करना पड़ेगा, अनुकंपा का भाव पैदा करना पड़ेगा। और ये भाव महिलाओं में नैसर्गिक तौर पर आता है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है जो आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी 22 में घोषणा की, जिसकी हम सब बात करते हैं, विकसित भारत। अब विकसित भारत राज्यों के विकसित हुए बगैर विकसित भारत की कल्पना नहीं है, उसमें वो कल्पना अंतर्निहित है। लेकिन एक चीज जिसे हम भूल जाते हैं वो ये है कि लगभग उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की भी घोषणा की। केवल आर्थिक विकास और प्रगति अपने आप में काफी नहीं, उसके साथ उन्होंने कहा, विकसित भारत के साथ कहा, गुलामी तो खत्म हो गई, राजनीतिक गुलामी, लेकिन मानसिकता में कहीं अभी वो चल रही, उसको के अवशेषों को खत्म करना, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व की भावना, और उसका वो गर्व की भावना सिर्फ ऐसी नहीं कि मैं भारतीय हूं तो मुझे भारतीय संस्कृति पर गर्व है, नहीं, उसका थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि ये दुनिया में इसलिए नहीं कि हम दूसरों को कम करके दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया मानती है। 1948 में पहली बार मानव की प्रतिष्ठा को दुनिया ने स्वीकार किया कानूनी तौर पे, जब
चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, लेकिन स्वीकार कर लेना अलग बात होती है, व्यवहार में लाने में समय लगता है, आदतें बदलने में समय लगता है। भारत ने जो उद्घोषणाएं, शायद अगर हमने भारतीय संस्कृति का वो संदेश जिसे बार बार कहते थे स्वामी विवेकानंद, हमारे पास कुछ है दुनिया को देने के लिए, अगर हम खुद उस पर आचरण कर रहे होते तो शायद 1948 में नहीं, उससे पहले ही भारतीय संस्कृति के जो 4 मूल महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो पूरे सभी को एक आत्मता के सूत्र में बांध देता है। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि ये विभिन्नताएं जो हमें इस हॉल में ही नजर आ रही, इसका हमें आदर करना है, सम्मान करना है, स्वीकार करना है, लेकिन हमारी संस्कृति ये बताती है यहां रुकना नहीं है, इसका सम्मान करो, स्वीकार करो, इसके साथ अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि बाहर से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एक आत्मा, हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए। अगर हम ये दुनिया को बता देते तो शायद कैसे संभव है कि मैं ये भी मानूं कि आप और मैं एक आत्मा है, वही परमात्मा आत्मा के रूप में आप में है, वही मुझ में है, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, और फिर मैं आपके पैर पे पैर रखने की भी कोशिश करूं। हम बड़े गर्व से कहते हैं भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। अरे हम तो कर देते शायद हमला, हमारी संस्कृति ने हमें इसकी इजाजत कभी नहीं दी कि हम किसी पर हमला करें। तो मेरा यह मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत केवल आर्थिक प्रगति के ही सेंस में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति का हम अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारी संस्कृति ये सुनिश्चित करती है कि हम चाहे जितना आर्थिक विकास और प्रगति कर लें, हमारा मानवीय दृष्टिकोण बना रहेगा। इसलिए कि हमें यह भी बताया गया है, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। अगर बहुत पढ़े लिखे हैं हम, बहुत तरक्की करी है, लेकिन अगर मानवीय संस्कार हमारे अंदर नहीं है तो हम बेपढ़े लिखे लोगों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना नुकसान उन पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है जिनके अंदर संस्कारों की कमी थी। तो ये चीज, और हमारे यहां तो एक बार नहीं बार बार कहा गया संज्ञा प्रज्ञाम अपेक्षते। सारी लर्निंग, सारा ज्ञान, सारी विद्या, उसका उद्देश्य क्या है? उसका एक ही उद्देश्य है, जहां हम एक ऐसा जीवन जी सकें जो हमारे लिए भी लाभकारी हो और सबके लिए लाभकारी हो। और शायद इसीलिए शायद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सत्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रह। इस दुनिया में हम सब मेहनत करते हैं, जिंदा रहने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी विच्छित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष को प्रेरणा मिलती है मेहनत करने के लिए अपनी स्वार्थ की भावना से, और जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी प्रेरणा चिकीर्षु लोका संग्रहम, उसका स्वार्थ उसकी प्रेरणा नहीं होती, लोक कल्याण उसकी प्रेरणा होती है। हम उस लोक कल्याण के लिए काम कर सकें। मैंने मेरे ख्याल से जो समय मुझे दिया गया था उससे ज्यादा ही समय ले लिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद को हमारे माननीय विधि मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से उद्धृत किया है। मैं भी स्वामी विवेकानंद का एक उद्धरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं भविष्य वक्ता नहीं, ना ही मैं चिंता करता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, भारत मां एक बार फिर चैतन्य हो गई है, जागृत हो गई।
और अपने सिंहासन पर पहले से भी ज्यादा गौरवशाली ढंग से आसीन होने वाली, मुझे पूरा विश्वास है। और आखिर में बस एक बात कहते हुए कि हमारी जो भी हालत, जब बिहार का बहुत बुरा हाल था तो भी ऐसा नहीं था कि यहाँ साधन संपन्न लोग नहीं थे, और जब हमारा देश बहुत विकसित हो जाएगा तो भी ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही जैसे हो जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर वो मानवीय भावना बनी रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत एक बात कही गई, क्वाचिद वीणा वाद्यम क्वाचिदपि हा हेति रुदितम क्वाचिन नारी रम्या क्वाचिदपि जरा जर्जरा वपु क्वाचिद विद्वद गोष्ठी क्वाचिदपि सुरा मत्ता कलह ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विश्वया। ये संसार तो, इसमें वीणा, एक तरफ वीणा का स्वर होगा, दूसरी तरफ कोई मातम करते हुए लोग होंगे। एक तरफ यहाँ नारी कहा गया है, लेकिन इसमें नारी और पुरुष दोनों, जो स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, अच्छे लगते हैं, और एक तरफ वो हैं जिनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। एक तरफ ऐसी विद्वत गोष्ठियां हैं और दूसरी तरफ यहीं से निकलिए कहीं पे, हालांकि मुझे शायद ये कहना नहीं चाहिए, यहाँ शराबबंदी है, मगर उन्होंने कहा कि सुरा मत्ता कलह, शराब पी के लोग आपस में चालू। तो ये कहते हैं हमारे कोई ऋषि जिन्होंने ये कहा है, वो कहते हैं ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विश्वमय। इसमें अमृत भी है, इसमें विष भी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि अमृत और विष से भरे हुए इस संसार में हम अमृत का जो हिस्सा है उसे बढ़ाने की कोशिश करें, हम लोगों की जिंदगियों में खुशी लाने की कोशिश करें। हम बगैर एक आदर्श चरित्र पैदा किए हुए आप किसी को प्रेरणा नहीं दे सकते कि वो भी सच्चरित्र अपनाए। हम खुद वो मिसाल पैदा करें और जिससे कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकें कि हमारी प्रेरणा का स्रोत लोक कल्याण होना चाहिए, विश्व कल्याण होना चाहिए, अपने देश की, अपनी मातृभूमि की सेवा, अपने लोगों की सेवा करना होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका बहुत समय लिया। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए। बिहार की नकारात्मक छवि को दूर कर आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करने के लिए दिल से आभार। अब मैं श्री अमोघ राय ट्रस्टी एससीटी यूनिवर्सिटी को यहां आमंत्रित करती हूं कि वे इस सत्र को आगे की दिशा दें। लोग समापन सत्र के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इस संगोष्ठी की संरचना की जा रही थी तो उस समय हम लोग ये सोच रहे थे कि बिहार में जो मूलभूत परिवर्तन हुए हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट हो। हमारे बीच विधि एवं न्याय मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो और मंचासीन हमारे सारे अतिथिगण जो रिपोर्ट अभी यहाँ पे लाई जा रही है, बिहार फ्रॉम बीमारू टू बेहतर, उसका हम सब जी इस रिपोर्ट को बनाने में रामभाऊ महल की प्रबोधिनी और एसजीटी यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने मेहनत की है और ये बताती है कि किस तरह के चेंजेस बिहार में पिछले 20-25 साल में हुए, लेकिन पिछले 10 साल में वो किस तरह से बढ़े। आप सभी का धन्यवाद। ये रिपोर्ट जो लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये बाहर आप लोगों के लिए है, और अगर बाहर हमारे पास कॉपियाँ ख़त्म हो जाएं तो सॉफ्ट कॉपी के लिए कमलाकांत जी से हम बात कर लें ताकि वो सॉफ्ट कॉपी हम आपको दे सकें। इस संगोष्ठी को करने में 4 संस्थाओं का योगदान है। जब हम संगोष्ठी की संरचना कर रहे थे उस समय हमारे प्रणेता
श्री विनय सहस्रबुद्धे जी, संरक्षक के नाते श्रीमान राम बहादुर राय जी, इन लोगों के निर्देश में इस संगोष्ठी की गतिविधियां की गई। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस संगोष्ठी को चलाने में जिन्होंने मदद की। श्री सुमित भसीन जी, निदेशक PPRC, मुकुल प्रियदर्शी जी जो शुरुआत से इसके कोऑर्डिनेटर रहे, श्री कमलाकांत पाठक जी जो रामबाहु महल की प्रबोधिनी से हैं और जिन्होंने इसमें एक्टिवली भाग लिया, हेमंत वर्मा जी, श्री जो SGT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कुमोद कुमार जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, राणा सिंह जी, डायरेक्टर निदेशक इसी संस्थान के, अभिलाषा नीति और राघव SGT यूनिवर्सिटी से, विकास मेहता जी जिन्होंने पटना में कई सारे असाध्य काम साध्य किए, और इसके अलावा सर्वेश, प्रेरणा और अनीशा PPRC दिल्ली से जिन्होंने रिपोर्ट और उसके अलावा कल से एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इस संगोष्ठी में भाग लिया और इसको सफल बनाने में योगदान दिया। बहुत सारे लोग रामबाहु महल की प्रबोधिनी से आए जिन्होंने काफ़ी ज़रूरी तौर पर इसमें जो आज संगोष्ठी हो सकी, जो सफलतापूर्वक हो सकी, उसमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरे दिन काम किया, उनको तहे दिल से आभार। और ये इस सत्र में हमारे बीच रहे माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा जी, और रामबाहु महल की प्रबोधिनी से श्री विनय सहस्रबुद्धे जी। इन सब के साथ आप सब लोग पूरे दिन इस संगोष्ठी में रहे, आप लोगों का भी धन्यवाद। और इसी के साथ अब ये संगोष्ठी राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बाद एक तरह से आज के लिए ख़त्म हो जाएगी और दोबारा हम कभी ज़रूर मिलेंगे। तो राष्ट्रगान के लिए आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे।